अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद होगी खैरियत से होंगे आप सब। लास्ट हम लोगों ने सेशन में पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। अच्छा, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज में अब हम दोबारा पढ़ेंगे कि क्या है और क्या हमने पढ़ा था। जैसे हमने साइक्लिकल थ्योरी पढ़ी थी और बताया था कि किस तरीके से डिफरेंट साइक्लिकल थ्योरीज में डिफरेंट थ्योरिस्ट ने हमें ये डिफाइन किया था कि सोशल चेंज किस तरीके से आता है। कुछ ने किया था कि ये उनकी डेस्टिनी है, कुछ ने किया था नहीं, चेंज डेस्टिनी से नहीं आता बल्कि सोशल फोर्सेस से आता है। कुछ ऐसी सोशल फोर्सेस होती हैं जो कि इस चेंज की वजह बनती हैं, लेकिन वो साइक्लिकल थ्योरी फेल हो गई थी क्योंकि वो हमें क्या नहीं बता पाई, वो हमें किसी भी सोसाइटी के चेंज होने के सोशल रीजन, उसका फेलियर, उसके प्रोग्रेस, उसकी डेवलपमेंट के सोशल रीजंस, वजूहात नहीं बता पाई। इस वजह से वो थ्योरी फेल हो गई थी। और उसके बाद कौन सी थ्योरी आई? सोशो कल्चरल एवोल्यूशन थ्योरीज। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट थ्योरीज हैं। अभी हम इसको देखते हैं। इसका पहला पॉइंट, societies gradually develop from simple beginnings into complex and developed form। ठीक है, बेसिक जो कि बेसिक सोशल चेंज का एक डेफिनेशन है वो ये है कि सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होती है अपनी सिंपल बिगनिंग से। किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड फॉर्म में। जैसे कि पुराने जमाने के गांव देहात थे, अब वो डेवलप होते 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 अच्छे शहर बन गए हैं। ठीक है, इसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। अब जब वो अच्छे शहर बन गए तो वहां पे जो लोग रहते हैं उनके लिए जो भी सहूलियात है वो भी डेवलप हुई होंगी। जाहिर सी बात है, वहां पे बिजली भी आई, वहां पे गैस भी आया जिन एरियाज में गैस नहीं था, या जो ट्राइब्स ऐसी थी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गैस नहीं था, कच्चे मकान थे। और दूसरा क्या कहते हैं, निज़ाम, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। वो सोसाइटीज ने धीरे 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 डेवलप हुई, वहां पे गैस भी आया, इलेक्ट्रिसिटी भी आई, टेक्नोलॉजी भी आई, तो वो एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट उसको के कहा जाता है। ठीक ठीक है, कि उन्होंने सिंपल बिगनिंग से लेके कॉम्प्लेक्स डेवलप फॉर्म हासिल कर ली, तरक्की कर ली। मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब यही है, कॉम्प्लेक्स का मतलब और कुछ मत समझिएगा यहाँ पे। इस कॉन्टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स का मतलब यही है कि वो जो सिंपल बिगिनिंग से लेके अपनी शुरुआती तरक्की से लेके आज बहुत तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। जैसे आपने गांव सुना होगा, एक नाम है उमरकोट। उमरकोट पहले एक गांव था, इंटीरियर सिंध में है उमरकोट, लेकिन अब वो वहां का शहर बन चुका है। छोटा शहर है, अभी भी उसको हम गांव ही बोलते हैं, लेकिन वो शहर बन चुका है क्योंकि वहां पे स्कूल्स बन गए अच्छे अच्छे। ठीक है, अच्छे कॉलेज बन गए, उन्होंने अपने पढ़ाई का निज़ाम बेहतर किया, तो दीगर जो आसपास के गांव हैं वहां से बच्चे पढ़ने के लिए उमरकोट जाते हैं, क्योंकि उनके गांव के एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा बेहतर एजुकेशन सिस्टम किसका बन गया? उमरकोट का बन गया। तो वो वहां जाते हैं अपनी एजुकेशन गेन करने के लिए। तो वो उसने डेवलप किया, वो भी ऐसा हमेशा से था नहीं, उसने तरक्की की। वहां पे भी टेक्नोलॉजी आई, वहां पे भी दूसरी दीगर चीजें होना स्टार्ट हुई, पक्के घर बनना स्टार्ट हुए। कच्चे घर नहीं होते थे, झोपड़पट्टियां अभी भी, लेकिन वो आउटसाइड है। ठीक है, शहर के अंदर डेवलपमेंट हुई। सही है, क्या निज़ाम जो मैंने बात कर ली कि एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। वहां पे कपड़े का कारोबार बहुत है, और बाकी दीगर कारोबार वहां पे बहुत माने जाते हैं कि भाई वो दूसरे जो उनके इर्द गिर्द के गांव हैं, जो दूसरे उनके इर्द गिर्द के देहात हैं, उनसे ज्यादा बेहतर हो गया और डेवलप हो गया। ठीक है, अच्छा, अर्ली एवोल्यूशन थ्योरी। पहले क्या था, मॉडर्न क्या है, हम ट्रेडिशनल, हम जो भी थ्योरी की बात करेंगे हम उसमें ये बताएंगे कि किस तरीके से वो इवॉल्व हुई या किस वर्जन में वो इवॉल्व हुई। पुरानी जो पहले एवोल्यूशन थ्योरी आई, उनके जो पॉइंट्स हैं वो ये है, ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व इन यूनिलीनियर वे। अच्छा जी, यूनिलीनियर वे क्या होता है? यूनिलीनियर वे कि एक सोसाइटी एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पीड से, एक ही डायरेक्शन और स्पीड में प्रोग्रेस कर रही है। मतलब ग्राफ होता है ना, ग्राफ अगर आपने कभी देखा हो किसी भी चीज का, कि हमारा इकोनॉमी ग्राफ है,
उस ग्राफ की ग्रोथ पहले ऊपर गई, फिर वो नीचे आ गई क्योंकि हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई, फिर ऊपर गई क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई तो वो और ऊपर गई, और फिर क्या कहते हैं वो प्रोग्रेस किया और फिर वो डाउन हो गई। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, इस तरीके से नहीं होता, बल्कि किस तरीके से वो कहते हैं कि बल्कि एक ही स्पीड, एक ही डायरेक्शन में वो प्रोग्रेस है। जिस तरीके से वो चल रही है उसका ग्राफ बिल्कुल सीधा है, वो अप एंड डाउन नहीं दिखा रहा। वो कह रहे हैं कि एक ही ह्यूमन सोसाइटी यूनिलीनियर वे में एक ही स्पीड, एक ही डायरेक्शन में इवॉल्व करती है, डेवलप होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इसका, चेंज ऑलवेज ऑलवेज मीन्स पॉजिटिव चेंज और प्रोग्रेस। ठीक है। जो अर्ली एवोल्यूशन थ्योरी थी उनका थ्योरी थी, जो थ्योरिस्ट थे उनका कहना ये था कि जो चेंज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और प्रोग्रेसिव होता है। मतलब यूनिलीनियर में जो भी चेंज आएगा उसमें पॉजिटिविटी होगी, अच्छा ही होगा, वो बुरा नहीं होगा, उसमें प्रोग्रेस होगी, उसमें डेवलपमेंट होगी। अब ऐसा तो नहीं होता। बहुत मतलब कि आपने भी देखा होगा हर जगह, हमको अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम कर लेते हैं, अगर हम कोई नया काम शुरू कर देते हैं तो भी उसमें हमसे गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, हम उस मिस्टेक से सीखते हैं और फिर हम प्रोग्रेस करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने एक काम शुरू किया और उस काम में हमसे कोई गलती ही नहीं हुई, हमें वो काम समझ आता जा रहा है और हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और प्रोग्रेस होती जा रही है। इस तरीके से नहीं होता। ठीक है। लेकिन जो अर्ली एवोल्यूशन थ्योरी थी उसका कहना ये था कि चेंज ऑलवेज मीन्स पॉजिटिव चेंज और प्रोग्रेस। ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है, द यूनिलीनियर व्यू अरोज इन द टाइम ऑफ colonial expansionism, white man's burden। अच्छा, यूनिलीनियर व्यू कब आया? जब कोलोनाइजेशन एक्सपेंशन उरूज पे थे, जब ये कोलोनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही थी, यूरोपियन अपनी कॉलोनीज बना रहा था। क्यों बना रहा था भाई? अब जो ये लिखा हुआ है व्हाइट मैन्स बर्डन, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। व्हाइट हमें पता है कौन होते हैं, ये वेस्टर्न यूरोपियंस जो हैं, वेस्टर्न है वो व्हाइट होते हैं। ठीक है। यूरोपियंस बेसिकली कॉलोनाइजेशन चूंकि यूरोप खित्ते से ज्यादा हुई और जब यूरोप सिविलाइज्ड हुआ और उन्होंने सारी चीजों को आगे देखना और समझना स्टार्ट किया, अब उन्होंने कहा कि हम तो सिविलाइज्ड हो गए, हमें तो सब मिल गया, हमें तो सब समझ आ गया, हमने अच्छे भी हो गए, हमने अपना लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा कर दिया, लाइफ स्टाइल अच्छा कर दिया, हम सिविलाइज्ड भी हो गए और हमें सारी चीजें पता है। लेकिन जो एशिया में लोग हैं, जो दीगर लोग हैं, वो सिविलाइज्ड नहीं हुए हैं। तो लिहाजा हम चूंकि सिविलाइज्ड हो चुके हैं तो उन्होंने खुद से ही, उनको किसी ने जिम्मेदारी दी नहीं, उन्होंने खुद से ही अपनी जिम्मेदारी समझ ली कि ये हमारी जिम्मेदारी है, चूंकि हम सिविलाइज्ड हो चुके हैं तो हम उन्हें भी सिविलाइज्ड बनाएं। उन्होंने इसको अपनी अपनी जिम्मेदारी बोल दिया कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सिविलाइज्ड बनाएं, और उनको सिविलाइज्ड बनाने के लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दी कि हम इनको बताएंगे कि किस तरीके से ये अपने जो भी रॉ मटेरियल है, इनका जो भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, इनका गवर्नेंस इनकी कैसे होनी चाहिए, एक रियासत को चलाने के वैल्यूज, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कल्चर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम बताएंगे क्योंकि हमें पता है, उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो जाहिल है। और चूंकि हम सिविलाइज हो चुके हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है, इंसानी फर्ज बनता है कि हम उनको समझाएं। इसको बोलते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन, कि एक तबका, यूरोपियन तबका आके किसी भी वीक तबके पे रूल करे, डोमिनेंस करे। ठीक है। यहाँ पे आपको मजीद कॉलोनियल एक्सपेंशनिज्म का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कॉलोनीज बनना स्टार्ट किस तरीके से हुई, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है। उन्होंने तो कोई खैर ये कहने की बातें हैं कि उन्होंने बड़ी भलाई का काम सोचा, कहने को तो बहुत अच्छा है, व्हाइट मैन्स बर्डन कहने को तो बड़ा अच्छा है कि जो उन्होंने व्यू दिया था कि भाई क्योंकि हमारा फर्ज, इंसानी फर्ज है, हम सिविलाइज्ड हो चुके हैं तो हम इनको भी सिविलाइज्ड करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट किया, अपना गेन हासिल किया, अपना इकोनॉमिक गेन के लिए उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन की। अब जब उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन की तो जाहिर सी बात है, लाजमी बात है, बर्डन वो जाहिर सी बोलेंगे तो नहीं ना आके कि हम लोगों ने ये करना है,
आपको एक्सप्लॉइट करना है, कोई भी नहीं बोलेगा। अमेरिका आप देख लें, जहाँ पे भी जाता है उसका जहाँ मर्जी आता है, सीरिया में, यमन में, लीबिया में, जहाँ अफगानिस्तान, जहाँ उसका मर्जी आता है वहां वो बमबारी करना स्टार्ट कर देता है कि मैं तो डेमोक्रेसी का बोल रहा हूँ इनको, कि ये डेमोक्रेसी को अपना लें और अपने रिफॉर्म्स चेंज करें। लेकिन सबको पता है कि उसका अंदरूनी मफाद क्या है, तेल है। तेल की वजह से वो गल्फ कंट्रीज में बैठा हुआ है और वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहा, और वहां पे जैसी मर्जी चाहे वैसे चल रहा है, जैसी मर्जी चाहे वैसे डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, क्योंकि वो हर लिहाज से ताकतवर है, वो मिलिटरीली भी बहुत ताकतवर है, वो इकोनॉमिकली भी बहुत ताकतवर है, तो उससे कोई लड़ नहीं सक रहा। ठीक है, और वो तो भाई सबको अपना आइडिया तो वो अच्छा ही दे रहा है ना, कि भाई मेरा ये आइडिया है कि ये लोग सिविलाइज्ड हो जाएं। सही है। अब दूसरा क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, चार्ल्स डार्विन एक थ्योरिस्ट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वही बाद में सोशल चेंज थ्योरी का भी पार्ट बना। इस टर्म का मतलब ये होता है, या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा ना वही सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे एमबीए पाकिस्तान में तकरीबन 5,000 एमबीए हर साल निकलते हैं। ठीक है, उन 5,000 एमबीए में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको जॉब मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका थ्योरेटिकल, उनका पर्सपेक्टिव इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि उनके आइडियाज, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होते हैं, क्योंकि उनको हर चीज समझ आती है, और क्योंकि वो दूसरों से बेहतर परफॉर्म करते हैं, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी ले जाते हैं, क्योंकि वो उस पोजीशन के लिए फिट होते हैं, इस वजह से वो सरवाइव कर जाते हैं। यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी पावरफुल है, जो पावरफुल है, वो पावरफुल इसलिए बना क्योंकि वो उस जगह के लिए फिट था। अब कोई भी वीक नेशन कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। अगर कोई एक नेशन है जिसकी मिलिट्री पावर है ही नहीं, इकोनॉमिक पावर है ही नहीं, सही है, टेक्नोलॉजिकल पावर उनके पास है ही नहीं, तो क्या वो नेशन सरवाइव कर पाएगी? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कोई स्टेट, कोई नेशन ऐसा है जिसके पास मिलिट्री पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, जिसकी क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल भी एडवांस है, जिसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, जो ताकतवर है, लाजमी बात है वो सरवाइव करेगा, वो फिटेस्ट बनेगा। और जब उससे भी कोई ज्यादा ऊपर ताकतवर बन जाएगा, और उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से अगर कोई और दूसरा अगर नेशन परफॉर्म कर जाती है, प्रोग्रेस कर जाती है, तो वो ऊपर आ जाएगी, वो फिट हो जाएगी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो उस फिनोमेना के लिए, उस चीज के लिए फिट है, जो पावरफुल है, जो ताकतवर है, जो फिट है, वही सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता कोई सरवाइव। ठीक है। These theories are outdated yet still important to this day for understanding some serious concept. However, by 1920s, these theories were replaced by modern evolutionary theories. अच्छा, ये थ्योरीज भी आउटडेटेड हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इम्पॉर्टेंट है कुछ सीरियस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जैसे व्हाइट मैन बर्डन। मैंने आपको बताया कि यूनिलीनियर वे कब अरोज हुआ है, कोलोनियल एक्सपेंशनिज्म था, तो ये व्हाइट मैन बर्डन्स क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, कुछ ऐसे सीरियस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ये थ्योरीज आज भी पढ़ी जाती हैं। ठीक है, आउटडेटेड हो चुकी हैं लेकिन आज भी पढ़ी जाती हैं, सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। However, by 1920s, these theory were replaced. ये theories replaced हो गई by किसके? Modern evolutionary theories. अच्छा जी, अब हम मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरीज एग्री करती हैं विद द मोस्ट पार्ट ऑफ सोशो कल्चरल एवोल्यूशन थ्योरीज, बट डू नॉट एग्री विद टू थिंग्स। ठीक है, मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी बहुत सारी बातों से, सोशो कल्चरल एवोल्यूशन थ्योरीज की बहुत सारी बातों से एग्री करती हैं, जो हमने अर्ली क्या कहते हैं, अर्ली रेवोल्यूशनरी थ्योरीज देखी, उनमें वो बहुत सारी बातों से मॉडर्न थ्योरीज भी एग्री करती हैं, बट दो चीजों से वो एग्री नहीं करती हैं। वो कौन सी? डेस्टिनी और यूनिलीनियर प्रोग्रेस।
वो कहती है भाई डेस्टिनी वेस्टिनी कुछ नहीं होता, सोशल फोर्स ब्रिंग चेंज। अब डेस्टिनी यहाँ पे बताऊं, अब कभी ऐसा हुआ, जैसे आपको यहाँ पे मैं एक मिसाल दे देती हूँ। मुगल एम्पायर थे बाबर, ठीक है, बाबर फर्स्ट मुगल एम्पायर थे। उसके बाद जो उनके बेटे थे हुमायूं, वो उनकी तरह ताकतवर नहीं थे, ठीक है। जब वो उनकी तरह ताकतवर नहीं थे, तो और वो उस तरीके से ना तो स्टेट को संभाल पा रहे, ना अपनी रियासत को संभाल पा रहे थे, और ना बाकी चीजें संभाल पा रहे थे। तो जो उनके जनरल थे शेरशाह सूरी, उन्होंने उनको किसी तरीके से डिफीट करके निकाल दिया उनके ही क्या कहते हैं एम्पायर से, उनको हटा दिया, ठीक है, उनकी पावर से उनको हटा दिया और खुद उनकी जगह आके रूल करने लगे, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि डेस्टिनी क्यों यूज किया गया। तो फिर उन्होंने जाके किसी प्रिंसेस से शादी की। जब उन्होंने किसी प्रिंसेस से शादी की, तो उनकी जो फोर्सेस थी, उन्होंने उनके जो ससुराली फोर्सेस थे, उनके फादर इन लॉ थे, उन्होंने अपनी फोर्सेस दी कि जाओ तुम लड़ो और अपना क्या कहते हैं बच्चा क्या कहते हैं सॉरी, अपना एम्पायर वापस लो उनसे, ठीक है। अब शेरशाह सूरी से वो जब भी लड़ने जाते थे फोर्सेस को लेकर हुमायूं साहब, तो वो हार जाते थे, और जब भी गए वो हार गए। लेकिन अल्टीमेटली शेरशाह सूरी जो जनरल थे, वो एक दिन बारूद के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोड हुआ, कुछ हुआ, जिसकी वजह से उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। तो हुमायूं ने वापस अपनी क्या कहते हैं रियासत ले ली, क्योंकि शेरशाह सूरी की मौत हो गई। तो यहाँ पे डेस्टिनी ने रोल प्ले किया अपना, कि चूंकि उसकी मौत हो गई शेरशाह सूरी की, तब जाके हुमायूं को उसकी रियासत वापस मिली। उसके बाद मुगल एम्पायर में और दूसरे क्या कहते हैं किंग्स आए, और उन लोगों ने प्रोग्रेस किया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे डेस्टिनी ने रोल प्ले किया। इसी तरीके से बहुत ऐसी कम एग्जाम्पल्स हैं जो कि कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पे डेस्टिनी ने रोल प्ले किया। अदरवाइज जो मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं, वो ये कहती हैं कि सोशल फोर्सेस ब्रिंग चेंज, डेस्टिनी से चेंज नहीं आता। ये किस्मत की बात नहीं है कि एक सोसाइटी में चेंज आ रहा है, बल्कि ये सोशल फोर्सेस है जो कि वो चेंज ला रही हैं, ठीक है। कैसे, नीचे पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सोशल फोर्सेस क्या होती हैं। सोशल फोर्सेस में लिखा हुआ है कि मिलिट्री होती हैं, सही है, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, कल्चर, आइडियोलॉजी, फिलोसफी एक्सेट्रा। एक क्या कहते हैं कंट्री के मिलिट्री पावर अगर क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी, दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि यूनी लीनियर प्रोग्रेस होती है, ठीक है। जो अर्ली एवोल्यूशनरी थ्योरी थी उसमें उन्होंने बोला कि यूनी लीनियर प्रोग्रेस होती है, लेकिन मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरीज क्या कहती हैं कि प्रोग्रेस यूनी लीनियर नहीं होती, मल्टी लीनियर होती है, ठीक है। अब मल्टी लीनियर का हमें पता है कि मल्टी लीनियर क्या होती है, मैंने आपको ग्राफ समझाया था। अब जैसे यहाँ पे मल्टी लीनियर का मैं बता सकती हूँ, जो ऊपर एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी बाबर और हुमायूं की। बाबर एक बहुत ताकतवर और एक बहुत चालाक और एक बहुत इंटेलिजेंट किंग था, तो उसके वक्त में उसकी रियासत ग्रो कर रही थी। और वहीं क्या कहते हैं, वहीं जब हुमायूं आया और क्योंकि वो उतना ताकतवर नहीं था, तो उस वक्त वो ग्राफ नीचे चला गया, ठीक है। और जैसे ही वो फिर से जो हुमायूं के बाद जितने भी किंग आए, जो उनके जनरेशंस आती गई, उनमें अप एंड डाउन आते गए, ठीक है, उनका ग्राफ ऊपर नीचे होता गया। कुछ ऐसे थे जो कि कर पाए अच्छा, क्या कहते हैं अच्छी ग्रोथ कर पाए, कुछ ऐसे थे जो कि नहीं कर पाए, क्योंकि वो उतने ताकतवर नहीं थे, वो उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, वो उतने अच्छे तरीके से चीजों को नहीं समझ सकते थे। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है कि ग्रोथ और प्रोग्रेस जो होती है वो यूनिलीनियर नहीं होती, बल्कि मल्टी लीनियर होती है। जैसे हम ग्राफ देखते हैं कि ऊपर नीचे होता रहता है, कभी प्रोग्रेस होती है, कभी नहीं हो पाती, कभी फिर से उरूज पे चली जाती है, इस तरीके से, ठीक है। सोशल फोर्सेस हमने डिस्कस कर ली थी, टेक्नोलॉजी, किसी मिलिट्री, कल्चर, आइडियोलॉजी, फिलोसफी एक्सेट्रा। अब जापान
एक बहुत बेहतरीन मुल्क है। किस वजह से जापान जाना जाता है? टेक्नोलॉजी की वजह से। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि वो पूरी दुनिया में उसके जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो जापान टेक्नोलॉजी देता है। अब जापान, अब आपने अपने बचपन में भी सुना होगा कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो हमेशा अक्सर हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज लो तो जापानीज लो, क्योंकि बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी होती है क्वालिटी वाइज, ठीक है। वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। मिलिट्री, ये भी सोशल फोर्स है कि मिलिट्री, आपकी मिलिट्री कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप डिफेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते। कल्चर, आइडियोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि कल्चर, चाइना ने अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से जापानीज भी हमेशा अपने कल्चर, अपनी नॉर्म्स, अपने वैल्यूज, अपने लैंग्वेज, अपने पर्सपेक्टिव, अपनी आइडियोलॉजीज को बताते हैं। कैपिटलिज्म के निज़ाम में रहते हुए भी वो सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक नहीं है। क्योंकि वो सोशलिस्ट है तो वो फिर भी अपनी आइडियोलॉजी पे इतने अड़े हुए हैं या इतने अच्छे से फॉलो करते हैं कि वो आज तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुके हैं। अब ये सोशल फोर्सेस जरूरी नहीं है कि अब किसी में कमी भी हो सकती है, किसी में ज्यादा बेहतरी भी हो सकती है, लेकिन बात, मकसद बताने का ये है कि सोशल फोर्सेस होती क्या है, आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, मल्टी लीनियर प्रोग्रेस क्या होती है, इसको एक बार फिर से देख लें। प्रोग्रेस हैपेंस इन स्टेजेस, ठीक है, स्टेजेस में हो। कोई कांस्टेंट एक ही स्पीड में, एक ही डायरेक्शन में ना हो, जैसे यूनिलीनियर हमें डिफाइन करता है। नाइदर कांस्टेंट नॉर एट द स्टडी स्पीड। It is also interrupted by failures which stop progress or even demote progress, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मल्टी लीनियर प्रोग्रेस ऐसी भी हो सकती है कि कभी फेल भी हो जाए, कभी स्टॉप हो जाए, लेकिन कभी प्रोग्रेस भी कर जाए, या कभी बिल्कुल ही डिमोट हो जाए, बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए, ठीक है। प्रोग्रेस हमेशा मल्टी लीनियर होती है, यूनिलीनियर नहीं होती। Therefore, development according to multilinear is not always positive progress, but also includes periods of no progress, low progress और reserved progress, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि मल्टी लीनियर के तहत जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होती, वो प्रोग्रेस हमेशा पॉजिटिव प्रोग्रेस नहीं होती। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई प्रोग्रेस ही ना हुई हो, कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ हद तक प्रोग्रेस हुई हो, कभी ऐसा हो सकता है कि रिजर्व्ड प्रोग्रेस हुई हो, ठीक है। लो, नो या रिवर्स्ड हो, हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। चेंज कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन एंड मॉडर्न एवोल्यूशनरी theories were replaced by functional theories. These theories were extremely rational and reason oriented because they were introduced in the post Renaissance period, ठीक है। ये जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं ये सारी रेनेसां के दौर में आई हैं। जब रेनेसां का दौर क्या, जब यूरोप सिविलाइज्ड हो रहा था, जब यूरोप अपने डार्क एजेस से निकला था। डार्क एजेस मतलब क्या, लिटरेचर, फिलोसफी, कल्चर को उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, और उन्होंने क्या कहते हैं, डिफरेंट एक्सपेक्ट में ग्रो करना स्टार्ट किया जब वो सिविलाइज्ड होने लगे, ठीक है। तो जब वो सिविलाइज्ड हो चुके थे तो उसके बाद इन थ्योरीज को भी, जो अर्ली एवोल्यूशनरी और मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी है, वो किन थ्योरीज ने उनको रिप्लेस किया, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ने। फंक्शनल थ्योरी जो है वो बिल्कुल रैशनल है और वो बिल्कुल रीजन ओरिएंटेड है। वो रीजन के तहत बात करती हैं कि भाई ऐसा होता है तभी ऐसा है, ये वजह है इसके ये होने की, ठीक है। रीजन बेस्ड बात होती है। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल थ्योरीज क्या होती हैं। अच्छा जी, functional theories. These theories are basically classified into two types. One talks about social order and the other talk about social change. According to functionalist, these two are two different things. अच्छा जी, इस थ्योरी, ये बेसिकली ये थ्योरी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है सोशल ऑर्डर, दूसरा है सोशल चेंज। अब जो सोशल ऑर्डर है वो क्या है, इन्होंने इस चीज को मिक्स नहीं किया है। इन्होंने सोशल चेंज के बारे में अलग से बात की और सोशल ऑर्डर के बारे में अलग से बात की है,
और ये हम आगे डिफाइन करेंगे कि क्या होता है सोशल ऑर्डर और क्या होता है social change. Functional theories look at social forces or social phenomena like education, religion, culture, and how they maintain their social system. सही है. फंक्शनल थ्योरीज किस पे बात करती हैं? सोशल फोर्सेस पे और सोशल फिनोमेना पे. जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, सोशल फोर्सेस बहुत सारी होती हैं. वो एजुकेशन भी हो सकता है, आइडियोलॉजी भी हो सकती है, रिलीजन भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकती है, और बताती हैं कि ये किस तरीके से ये सोशल फोर्सेस सोशल सिस्टम को, एक निज़ाम को मेंटेन करती है. और सोशल सिस्टम को ही सोशल ऑर्डर बोलते हैं. एक निज़ाम, सोशल निज़ाम है, एक सोशल ऑर्डर है जो कि किससे बनता है? बहुत सारी सोशल फोर्सेस से बन रहा है, और उसी में डेवलपमेंट आ रही है, चेंज आ रहा है. तो वो सोशल ऑर्डर, वो सोशल सिस्टम किस तरीके से मेंटेन होता है. ठीक है. If social order is good and strong, then social change will be positive and vice versa. अगर सोशल ऑर्डर बहुत अच्छा है, जैसे एजुकेशन बहुत अच्छी है किसी नेशन की, इकोनॉमिक बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांस्ड है, तो उसका जो सोशल चेंज होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा. ठीक है. उस निज़ाम में जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव चेंज आएगा. लेकिन अगर किसी मुल्क का सोशल ऑर्डर खराब है, किसी नेशन, किसी सोसाइटी का सोशल ऑर्डर खराब है, तो उनका जो सोशल चेंज है वो भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा. ठीक है. The two most influential theories in the functionalist group of theories are Parsons theory or social order and Parsons theories of social change. पार्सन एक थ्योरिस्ट थे. सही है. उन्होंने क्या कहते हैं, दो थ्योरीज दी. सोशल ऑर्डर की थ्योरी उन्होंने अलग दी और सोशल चेंज की थ्योरी उन्होंने अलग दी. ठीक है. और ये थ्योरीज हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से और ये सबसे ज्यादा इन्हीं थ्योरीज ने इन्फ्लुएंस किया किसको? फंक्शनलिस्ट ग्रुप्स को. सही है. अच्छा जी, आगे बात करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ फंक्शनल थ्योरीज. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरीज हैं वो भी इसी का ही पार्ट है, फंक्शनल थ्योरीज का ही पार्ट है. उसमें ज्यादा डेवलपमेंट और ज्यादा एडवांस बात की गई है, काम किया गया है. ठीक है. पार्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर. अच्छा जी, Parsons argued that a society consists of interdependent parts, each of which helps to maintain the stability of the entire social system. पार्सन ने ये कहा, पार्सन एक सोशियोलॉजिस्ट है. सही है. सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने सोशल थ्योरी, जिन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर दी, और उन्होंने ये कहा कि एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी किस पे बेस्ड करती है? इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स पे. सही है. इंटरडिपेंडेंट पार्ट क्या? कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे डिफरेंट सोशल क्या कहते हैं, फोर्सेस हैं, और उसी के तहत सोसाइटी उन पे डिपेंड करती है. सब फोर्सेस मिलके एक सोसाइटी, एक सिस्टम बनाती हैं. सही है. जो ईच ऑफ विच हेल्प टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर सोशल सिस्टम. और हर पार्ट उसका, सोसाइटी का हर पार्ट उसमें हेल्प करता है और अपना रोल प्ले करता है उस सोसाइटी के सोशल सिस्टम, मतलब सोशल ऑर्डर को स्टेबल और मेंटेन रखने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. The entire system of society constantly seek equilibrium or balance in order to maintain social order of the society. सही है. यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी सोसाइटी का, पूरा सोसाइटी का जो सिस्टम है, जो सोशल ऑर्डर है एक सोसाइटी का, वो हमेशा बैलेंस रहना चाहिए और बैलेंस मेंटेन करना चाहिए सोशल ऑर्डर में. सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, और वो हमेशा बैलेंस देखता है कि हर तबका क्या कहते हैं, बैलेंस्ड है. जैसे कोई सोसाइटी है, उसमें क्या कहते हैं, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और क्या कहते हैं, उनके डिफरेंट क्या कहते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन है. एजुकेशन हो गया, मिलिट्रिकल, टेक्नोलॉजिकल, हर चीज में वो बैलेंस कायम करते हैं.
हर सोशल फोर्स इतनी बैलेंस होती है कि वो एक सोशल ऑर्डर, एक सोशल सिस्टम सोसाइटी का मेंटेन रख सकते हैं, कि वो बैलेंस होता है, कि खराब नहीं होता वो। सही है। According to Parsons, society needs to keep the check on disruptive forces. अच्छा, डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस कौन होती हैं, इससे आपको मजीद समझ आएगा कि डिस्ट्रप्टिव सोर्सेस वो होती हैं जो कि सोशल ऑर्डर खराब करती हैं किसी भी सोसाइटी का, जैसे कि लिटरेसी हो गया, इलिटरेसी हो गया, जहालत, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, करप्शन है, क्राइम है, ये सारी डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस हैं जो कि क्या कहते हैं, किसको खराब करती हैं, सोशल ऑर्डर को खराब करती हैं एक सोसाइटी के। और इन्हीं आगे बात करते हैं। बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल cultural patterns, specifically shared norms and values, which serves to resist radical changes। और इन्हीं फोर्सेस को रोकने के लिए और इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए और इन फोर्सेस के तहत जो चेंज आ रहा है जिससे सोशल ऑर्डर खराब हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये सारी क्या कहते हैं इसमें मदद करती हैं। अब इसमें मदद क्या करता है, ट्रेडिशनल कल्चरल पैटर्न्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये सारी सोशल फोर्सेस उनको हमारे सोशल सिस्टम को ठीक रखने के लिए, हमारे सोशल ऑर्डर को सही रखने के लिए मदद करती हैं। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे क्या कहते हैं पाकिस्तान में शराब का निज़ाम नहीं है, ठीक है, शराब नहीं पी सकते, शराब हराम है, और पाकिस्तान में शराब मिलना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है, अल्कोहल मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ जहाँ अब यहाँ पे एक मिसाल आई कि जहाँ जहाँ अमेरिका ने बम्बार्डमेंट की है वहाँ वहाँ उसने शराब के अड्डे भी खोले हैं और वो आज तक खुले हुए हैं, चाहे फिर उस सोसाइटी का कल्चर नॉर्म कुछ भी हो, तो उसने उसका जो उसका सोशल ऑर्डर शेक कर दिया, खराब कर दिया। सही है। इसी तरीके से पाकिस्तान में ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ कल्चर और नॉर्म्स ऐसे हैं जो कि सोशल फोर्सेस, जैसे वो कल्चरल पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि उस चीज को रोकती है किसी हद तक, कि हम यहाँ पे जो हमारा बच्चा है वो भाई शराब नहीं पीता और शराब यहाँ पे खुलेआम नहीं बिक सकती। तो ये हमारे कल्चर और वैल्यूज है जिन्होंने शराब को बिकने से या शराब को मंजरे आम पे बिकने से रोका हुआ है, उन डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस को रोका हुआ है। लेकिन इसके अलावा दूसरी डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस हैं जो हमारे सोशल ऑर्डर को शेक कर रही हैं। मजीद आगे पढ़ते जाते हैं तो आपको समझ आता जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें किस तरीके से ये सोशल ऑर्डर को कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं। In this concept of society, Parsons gave less attention to social change as he regarded change as unwelcome irritants that disrupt the smooth functioning of social system। जो पार्सन का जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का, उसमें उसने सोशल चेंज को बहुत कम क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस दी है, और यही बोला है कि भाई ये जो एक सोशल ऑर्डर होता है, सोसाइटी का एक निज़ाम होता है, इसको खराब नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से जो चेंज है वो चूंकि चेंजेस आने से हमारा सिस्टम बदलता है, और जब हमारा किसी भी चेंज आने से सिस्टम बदलता है तो उसकी वजह से हमारा सोशल ऑर्डर शेक हो जाता है। जैसे वॉर हुई, ठीक है, वॉर हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो इससे हमारा सोशल ऑर्डर खराब हुआ, वॉर हुआ, डिस्ट्रक्शन हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, क्या कहते हैं हमारे फूड इनसिक्योरिटीज होगी और दीगर मसले मसाइल हो गए। तो उसने क्या किया, सोशल सिस्टम को शेक कर दिया। इसीलिए पार्सन कहता है कि चेंज विद इन टाइम होता है, जो कि एक टाइम टू टाइम सोसाइटी में चेंज आता है, वो ठीक है। किस लिए ठीक है, ताकि वो जो स्मूथ निज़ाम है सोशल सिस्टम का वो खराब ना हो सके। सही है। आगे बात करते हैं, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। बिटवीन 1940s टू 1950s पार्सन वर्क डोमिनेटेड अमेरिकन सोशियोलॉजी। 1940 से लेकर 1950 के दरमियान जो पार्सन था, उसका काम जो था वो अमेरिकन सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा माना जाता था। उनका काम, पार्सन का काम, पार्सन की थ्योरी को सबसे ज्यादा वैल्यू किया जा रहा था, ठीक है। एट दैट टाइम यूएस एंजॉइंग अ पीरियड ऑफ यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। उस वक्त यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का
यूनाइटेड स्टेट्स का उस वक्त क्या पीरियड क्या वो फेस कर रहा था, उसके उस वक्त 1940 से लेके 1950 तक यूनाइटेड स्टेट में स्टेबिलिटी थी, बहुत स्मूथ उनका निज़ाम चल रहा था और यूनिटी थी, ठीक है। दैट्स व्हाई पार्सन्स बिलीव्ड दैट सोसाइटी फंक्शंस विद इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इसीलिए पार्सन ने ये बिलीव किया, इसीलिए पार्सन का, चूंकि वो एक स्टेबल सोसाइटी में रह रहे थे, इसीलिए उनका पर्सपेक्टिव सोसाइटी के लिहाज से यही था कि भाई सोसाइटी में सोशल ऑर्डर होना चाहिए, बैलेंस्ड सिस्टम होना चाहिए, जो कि विच इंटीग्रेटेड विद स्मॉल चेंजेस विद द टाइम्स, जो कि किससे जुड़ा है, स्मॉल चेंजेस जो कि वक्त ब वक्त एक सोसाइटी में आते रहते हैं, और वो भी चेंज ऐसे जो कि सोशल ऑर्डर या सोशल सिस्टम के बैलेंस को खराब ना करें, ठीक है। However, the major social conflict in the US between 1950s to 1960s raised many questions on Parson view. जब मामलात खराब होने लगे 1950 से लेके 1960 में, क्या कहते हैं, यूएस में मेजर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, दीगर कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, उसकी वजह से उनकी जो थ्योरी थी उन पे बहुत सारे क्वेश्चन उठे कि आपने तो जो थ्योरी दी थी कि एक सोसाइटी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और चेंज क्या कहते हैं विद इन टाइम आता है, और चूंकि सोसाइटी का हमारा खराब नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये क्वेश्चन उठे। क्रिटिक्स क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वेदर अ थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी इज रेलिवेंट, सॉरी वो इज है relevant to societies that are in a state of constant change and social conflict। वो बात करते हैं कि जहाँ पे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है और जो सोसाइटी हमेशा चेंज कभी भी अनअवॉइडेबल नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी रेलिवेंट है सोसाइटी के इन सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए, ठीक है। इस क्रिटिक के बाद आफ्टर क्रिटिक पर्सन कन्फ्रंटेड this issue and attempted to include social change in his functionalist module। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के बाद उन्होंने अपना क्या कहते हैं थ्योरी को फिर से देखा, फिर से इस इशू का सामना किया, इस प्रॉब्लम को देखा और फिर से अटेम्प्ट किया कि सोशल चेंज को उन्होंने अपने फंक्शनलिस्ट जो उनका थ्योरी मॉडल था, जो उनका थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर था, उसको चेंज करके उसमें कुछ एडिशन किया कि सोशल चेंज का क्या इन्फ्लुएंस है और वो किस तरीके से सोसाइटी के ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, सोसाइटी के बैलेंस को मेंटेन करते हुए, उसके सोशल सिस्टम को मेंटेन करते हुए सोशल चेंज किस तरीके से सोसाइटी में आता है और वो किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट या उसके फेलियर का बाइस बनता है, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अब हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे कि उन्होंने पार्सन की थ्योरी और कॉन्फ्लिक्ट्स थ्योरी देखेंगे कि वो क्या बात करती हैं और किस तरीके से वो सोशल चेंज को डिफाइन करती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।